हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में। ये सेशन होगा लैंग्वेज 1 के एस्पिरेंट्स के लिए। तो जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रीड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके पास लैंग्वेज 1 आपने एज अ इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिया है तो ये मॉक टेस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इससे पहले भी मैंने लैंग्वेज 1 के लिए काफ़ी वीडियो अपलोड अपने चैनल पे की है, लेकिन हम आज से एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका ओवरऑल एक रिवीजन हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड ये सेशन भी आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, और अपने मार्क्स आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो अब हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। एंड आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करती हूँ, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग चेकआउट जरूर करना जितने भी एस्पिरेंट्स लैंग्वेज 1 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, और अब हम अपने सेशन को फाइनली शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अप्रोच डज द टीचर इंट्रोड्यूस द न्यू वर्ड्स इंसिडेंटली इन द क्लास। अब पहले में देखो क्या पूछा गया है, आपसे अप्रोच पूछा गया है। कौन सी ऐसी अप्रोच है इंग्लिश की जहां पर टीचर को अगर किसी नए वर्ड को सिखाना है तो वो इंसिडेंट तरीके से सिखाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, आप यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार, यानी कि जो आप इंसिडेंट के अनुसार सिखा रहे हैं, यानी कि रियल आप यहाँ पे सिचुएशन का यूज करते हुए रियल सिचुएशन में आप किसी भी नए वर्ड को बच्चों को सिखाते हैं, तो वो सिचुएशनल अप्रोच हमारा होता है। स्ट्रक्चरल अप्रोच आपको याद रखना है, स्ट्रक्चरल अप्रोच से रिलेटेड एक चीज बार बार पूछा जाता है कि कहाँ पे आपका सिलेक्शन एंड आपका ग्रेडेशन। ठीक है, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ लैंग्वेज आइटम या ऑफ लैंग्वेज मटेरियल कहाँ पे होता है, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में होता है, जहाँ पे आप ओरल इन पे फोकस करते हो, आप सेंटेंस के पैटर्न को सिखाते हो, स्ट्रक्चर्स पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट का हमारा क्या आंसर बना, ऑप्शन नंबर सी फाइनली आंसर हमारा होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, which principle of language teaching states that language should be taught in an integrated manner। कौन सा सिद्धांत है जो कहता है कि भाषा को कैसे सिखाया जाना चाहिए एकीकृत तरीके से। ठीक है, भाषा को कैसे सिखाया जाना चाहिए, एकीकृत तरीके से सिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनली ऑप्शन नंबर इसका सी जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आपको कहा गया कि इंटीग्रेटेड तरीका, यानी आप स्किल्स को, मेथड्स को, अप्रोचेस को, जब आप बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स को, ठीक है, या तो आप डिफरेंट मेथड्स को या अप्रोचेस को जब आप एक साथ पढ़ाते हैं तो वो आपका मल्टी स्किल अप्रोच कहलाता है, जिसे हम मल्टीपल लाइन अप्रोच भी कई बार कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दी बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड के बारे में आपको बताना है। पहली बात, इसको किसने प्रोपाउंड किया था वो आपको याद रखना है। तो इसे दिया था सीजे डॉडसन ने। ठीक है, सीजे डॉडसन ये मेथड लेके आए, बाइलिंगुअल मेथड। और यहाँ पर क्या बात बाइलिंगुअल मेथड के बारे में यहाँ पर सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो फाइनली राइट आंसर बनेगा, मैं सीधा राइट आंसर पे आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड में क्या किया जाता है कि मदर टंग का यूज तो किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट ना करके केवल टीचर ही यूज करता है। मतलब कि ओनली टीचर जो है वो मदर टंग का यूज करता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो मदर टंग का यूज नहीं करते। ठीक है, टीचर को जब कोई नए वर्ड को एक्सप्लेन करना हो या किसी मीनिंग को समझाना होता है तब टीचर मदर टंग में उस चीज को समझाता है। हर समय टीचर मदर टंग का यूज नहीं करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बाइलिंगुअल मेथड के बारे में एक प्रश्न और आता है कि ये मेथड जो है वो जीटीएम और प्लस जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, उसके बीच किसका काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, किसका काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज और जो हमारी मदर टंग है वो दोनों ही शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट। अब आपको बताना है यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है।
फर्स्ट है क्लासरूम टीचिंग शुड बी डन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज, बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। देखो यहाँ पर कहा गया कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी कि जो बच्चे की मदर टंग है या जो वर्नैकुलर है या जो होम लैंग्वेज है उसे यूज किया जाता है, तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिटरेचर पे फोकस करते हैं, ये बात भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, हम लिटरेचर पे फोकस नहीं करते हैं। डायरेक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल हम टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और बातें याद रखना, डायरेक्ट मेथड को हम और क्या कहते हैं, हम इसको नेचुरल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड है और इसमें कौन सी लैंग्वेज को हम ओनली पढ़ाते हैं, टारगेट को। ठीक है, यहाँ पे नो मदर टंग होता है, मतलब मदर टंग का कोई भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज और याद रखना है कि यहाँ पर ओरल पे और जो बेसिकली जो स्पीकिंग है, ठीक है, स्पीकिंग प्लस जो लिसनिंग होता है उस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा हम यहाँ पे बच्चों को जो है टीच करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर द असेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल ऑफ अ स्टूडेंट विच टाइप ऑफ टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। अगर आपको राइटिंग स्किल को असेस करना है तो कौन से टेस्ट सबसे अच्छे माने जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे टाइप टेस्ट जो होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाएंगे अगर आपको बच्चों की राइटिंग को बेसिकली वहां पे चेक करना है। ठीक है, तो ऐसे टाइप से अच्छा कुछ नहीं है। इसके अलावा दो चार बातें और याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में आप यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट को शामिल कर सकते हैं, जो हमारे मैचिंग टाइप टेस्ट होते हैं। ठीक है, और आपके ट्रू फॉल्स वाले टेस्ट होते हैं, और हमारे जो एक बेसिकली जो एमसीक्यूज होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिनकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ज्यादा क्या होती है, पाई जाती है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है लेक्सिकल क्वेश्चन डिवाइसेस आर। लेक्सिकल क्वेश्चन डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं। फर्स्ट है अ वर्ड फ्रेज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग आइडियाज, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर्स, पंक्चुएशन। तो देखो लेक्सिकल क्वेश्चन डिवाइसेस का मतलब है, आपने एक नाम सुना होगा लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, तो वो उसी से रिलेटेड है, लेक्सिकल वर्ड। और कई बार आपने सुना होगा कि चंक्स का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, चंक मतलब वर्ड के छोटे छोटे टुकड़ों में हम बच्चों को चंक्स में सिखाते हैं, तो वो क्या होता है, आपके वर्ड्स होते हैं। ठीक है, लेक्सिकल किससे रिलेटेड है, आपके शब्दों से रिलेटेड है, जहां पे हम शब्दों को, फ्रेजेस को जोड़ जोड़ के आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। इनमें से क्या, कौन सी अप्रोच है जो कि बच्चों को कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस है सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल, स्ट्रक्चरल अप्रोच, उसके बाद नेचुरल अप्रोच, उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्या होगा यहाँ राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे आप ना कंट्रोल प्रैक्टिस दे रहे हैं, मतलब बच्चा ना यहाँ स्वतंत्र एक तरह से नहीं है, तो ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल। ठीक है, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल मेथड होगा या अप्रोच होगा, जहां पर हम बच्चों को इस तरीके से टेबल में ड्रिल करवाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक टेबल बनाई है इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ कुछ वर्ड लिख दूंगी, जैसे आई डैश अ बॉय, तो अब यहाँ बच्चा करेगा आई डैश अ बॉय। अब आपने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि इज आएगा कि एम आएगा, अब बच्चा यहाँ फिल कर रहा है। मतलब इस तरीके से आप ना बॉक्स में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दे देते हो, बच्चा यहाँ शब्दों को भरता है, तो ये कंट्रोल तरीके की प्रैक्टिस है। ठीक है, और आपको पता है नेचुरल अप्रोच के बारे में स्टीफन क्रैशन ने दिया। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि आप एकीकृत तरीके से सारी भाषाओं को, स्किल्स को सिखा रहे हैं। स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ ही लिया, सिलेक्शन प्लस ग्रेडेशन याद रखना स्ट्रक्चरल अप्रोच से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 8 है कि क्रैशन एंड टेरल आर एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे क्रैशन एंड टेरल जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन सा मेथड है या कौन सा अप्रोच है। बाइलिंगुअल मेथड, तो देखो ये तो हमें एक ही नाम याद आता है, सीजे डॉटसन, ठीक है, जिन्होंने बाइलिंगुअल मेथड दिया, तो ये तो हुआ नहीं। एक्टिव लर्निंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो ये भी आपका डेल हाइमेस से रिलेटेड हो जाएगा, उन्होंने ही कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट दिया था। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेचुरल अप्रोच दिया 1970s के करीब, इन्होंने 1970 के करीब स्टीफन क्रैशन ने ट्रेसी टेरल के साथ मिलकर के नेचुरल अप्रोच दिया था।
इसके अलावा इनको किस लिए जाना जाता है? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, याद रखना एक वर्ड, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट किसने दिया? तो क्रेशन ने दिया। सेकेंड, लैंग्वेज एक्विजिशन थियरी किसने दी? तो वो भी याद रखना है, किसने दिया? क्रेशन ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग एट एलिमेंट्री लेवल? राइटिंग का पर्पस एलिमेंट्री लेवल पे क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बना वो क्या बना? डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स। आप बच्चे की जो सूक्ष्म गति कौशल है उनको आप विकसित करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन को बेसिकली आप बढ़ाना चाहते हैं, हैंड मूवमेंट को, ठीक है। तो राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा। आपसे यहाँ पे राइटिंग पूछा गया था। अगर हमसे यहाँ पे लिसनिंग पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता? बी होता। बी जो है वो हमारे किससे रिलेटेड है? लिसनिंग से रिलेटेड है। टेकिंग नोट जो है ये हमारे किस कब होता है? जब आप लेक्चर सुनते हैं तो उस टाइम पे जब हम लिखते हैं तो वो टेकिंग नोट्स होता है। और इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन का मतलब आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कि साइलेंट रीडिंग प्रमोट्स मास्टरी ओवर। साइलेंट रीडिंग किस पे मास्टरी को प्रमोट करता है? लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग या वोकैबुलरी? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, साइलेंट रीडिंग आपको पता है जिसको हम मौन पठन कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ता है, कोई भी चीज को चुपचाप पढ़ता है, उसका कंसंट्रेशन पावर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा डेवलप होती है और उसके साथ साथ उसके शब्द के भंडार में भी विकास होता है, यानी कि उसकी जो शब्द भंडार है वो विकसित साइलेंट रीडिंग से हो जाता है। तो यहाँ डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राफिक, फ्लो, पाई, पिक्चर, टाइम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो एग्जाम्पल है ये किसके एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर एक बार सोचिएगा। ओके ओके, सो इसका जो राइट आंसर हमारा फाइनली बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है ना, आपसे पूछा गया है कि ग्राफिक, फ्लो, पाई, पिक्चर ये सब क्या है। तो देखो ये जो है ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे चार्ट्स में आते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ग्राफिक चार्ट होता है, फ्लो चार्ट आपने पढ़ा होगा, फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। तो ये सब क्या है? हमारे चार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा फाइनली बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। इसमें से सो फटाफट से इसके ऑप्शन देखते हैं। फ्लैश कार्ड्स, टेलीविजन, मोशन पिक्चर्स या फिर कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज हियरिंग। तो देखो यहाँ पे ना पूछा गया है कि जो ऑडियो विजुअल नहीं है, तो हमें पता है कि जब हम फ्लैश कार्ड सुनते हैं तो फ्लैश कार्ड हमारे ऑडियो ना होकर के केवल और केवल कौन सा एड है? विजुअल एड है, जिसे हम सिर्फ क्या करते हैं? एक तरीके से विजुअल तरीके से दिखा के प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बना वो क्या बना? ए बनेगा। फ्लैश कार्ड का मतलब है आपको पिक्चर दिखा के ले गए, तो ये आपका केवल और केवल किस में आता है? विजुअल के अंदर आता है, ठीक है। और बाकी के जो है वो ऑडियो विजुअल दोनों में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विसाइट ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि इनमें से कौन सी एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये बिल्कुल ठीक है कि भाई जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकेंड है शुड हैव मोर ग्रामर एक्सरसाइजेस। तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें ग्रामर एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। थर्ड है शुड बी अट्रैक्टिव एंड क्वालिटेटिव, गुणात्मक उसके अंदर गुण होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो ये भी ठीक है। और उसके अंदर जो स्पेलिंग एरर्स हैं और जो प्रिंटिंग मिस्टेक हैं उससे वो फ्री होना चाहिए, यानी उसमें नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो बी वाली बात है वो हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल ग्रामर एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 14 है लैंग्वेज लेबोरेटरी इज हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है वो किस में हमें हेल्प करता है? प्रोनाउंसिएशन करेक्शन, अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश, इनोवेटिव टीचिंग या ऑल ऑफ दी अबव। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। जब हम लैंग्वेज की लेबोरेटरी की बात करते हैं तो बेसिकली आपका यहाँ पे मतलब किससे हो जाता है? सीधा सीधा स्पीकिंग से हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे स्पीकिंग को बहुत ज्यादा फोकस करते हो, जहाँ पे उनकी प्रोनाउंसिएशन को सही किया जाता है,
जहाँ पे उनकी स्पोकन इंग्लिश को सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 15 क्वेश्चन देखेंगे। डैश हैज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस। तो क्या है जिसे हम वेराइटी ऑफ पर्पस में यूज कर सकते हैं और जो एक फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन को दिखाता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जो पिक्चर चार्ट्स हैं उन्हें हम वेराइटी ऑफ पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और एक फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन को ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is an example of conventional teaching material? इनमें से कौन सा एक कन्वेंशनल टीचिंग मटेरियल है। कन्वेंशनल का मतलब होता है कि जो पारंपरिक है या जो प्राचीन है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे कन्वेंशनल तरीका क्या है, सिखाने का टेक्स्ट बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐसा एड है जो हम बहुत पहले से प्राचीन तरीके से हम यूज करते आ रहे हैं कन्वेंशनल लेवल पे, उस बेस से। तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल एनकरेज द यूज ऑफ टीचिंग एड्स लाइक ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें एनकरेज करता है टीचिंग एड को यूज करने में, जो कि क्या है, ऑडियो विजुअल एड है। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट फर्स्ट या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, ऑडियो विजुअल एड का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम ऑडियो विजुअल एड का यूज करते हैं तो वहां पर हमारा यही होता है कि भाई हम कंक्रीट तरीके से उसको जो भी एक्सपीरियंसेस है वो प्रोवाइड कर सके। आप एक चार्ट लेके चले गए, आप एक मॉडल लेके चले गए, यानी कि हम यहाँ पे बच्चे को एक वाइकेरियस लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ सिखाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 18 आता है, अ वर्किंग मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो वर्किंग मॉडल है वो किसका एग्जाम्पल है, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स या लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो वर्किंग मॉडल मतलब जो आप मॉडल बनाते हैं, जो एक रियल जो हमारी वस्तु है उसका एक प्रतिरूप बनाना, तो ये हमारे किससे रिलेटेड हो जाएगा, विजुअल से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि इन्हें केवल हम देखते हैं तो ये विजुअल के अंदर हमारा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स करेक्टली डिफाइंस द गिवन स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है जो करेक्टली डिफाइन कर रहा है नीचे जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। कहा गया कि लैंग्वेज शुड बी लर्न ग्रेजुअली एंड इन कम्युनिकेटिव मैनर सो दैट a little knowledge is added previous ones step by step। तो ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, सिलेक्शन, ग्रेडेड पैटर्न, इमिटेशन या साउंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप ग्रेजुअली चीजों को सिखाएंगे, इस तरीके से सिखाएंगे कि भाई आपका जो अगला वाला नॉलेज है वो आप प्रीवियस नॉलेज से क्या करेंगे, यहाँ पे को रिलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप ग्रेडेड तरीके से सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट हो जाएगा। आपको कहा गया है कि आप ग्रेजुअली सिखाएंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, मैटर को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए इजी टू डिफिकल्ट की तरफ आप ऐड करते हुए सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो प्रिंसिपल है उसकी बात हम कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, which one of the following techniques is not followed in the direct method। डायरेक्ट मेथड में कौन सी टेक्निक को हम फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड विजुअल एड्स, यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। तो हमें पता है, हम डायरेक्ट मेथड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये पढ़ा कि हम केवल और केवल यहाँ पे टारगेट का ही यूज करते हैं। टारगेट जो लैंग्वेज है, जो लक्ष्य भाषा है, हम उसी का प्रयोग करते हुए बच्चों को यहाँ पे टीच करते हैं इंग्लिश को। तो यहाँ पे नेटिव का यूज हम नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हम फॉलो नहीं करते हैं डायरेक्ट में। बाकी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, हम डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, विजुअल एड, हम टीचिंग एड का यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम बच्चों को देते हैं, कन्वर्सेशन पे देते हैं, हम बच्चों पे ओरल पे बहुत फोकस करते हैं, इंडक्टिव तरीके से हम ग्रामर को यहाँ पे टीच करते हैं, और हम यहाँ पे स्पीच पे, ठीक है, और बेसिकली हम यहाँ पे नेचुरल एक हम एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेचुरल तरीके से सिखाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है,
हु डेवलप्ड रीडिंग मेथड, ठीक है, क्वेश्चन 21 इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि हु डेवलप्ड रीडिंग मेथड, रीडिंग मेथड को किसने डेवलप किया? डॉक्टर वेस्ट, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, एएस हॉर्नबी या फिर जेस्पर्सन। तो यहाँ पे रीडिंग मेथड जो है वो किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर वेस्ट ने, और इसे हम क्या कहते हैं? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड भी कहते हैं। और इन्होंने क्या कहा ना, इन्होंने रीडिंग पे ज्यादा फोकस दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप रीडिंग डेवलप करेंगे इंग्लिश के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो अदर स्किल्स है वो बच्चा इजीली ग्रास्प कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ नाम याद रखना है कि डॉक्टर वेस्ट ने ही दिया था रीडिंग मेथड को, और डॉटसन आपको पता ही है बाइलिंगुअल मेथड हो जाएगा। यहाँ पे एक नाम और आया है जेस्पर्सन। जेस्पर्सन का संबंध किससे है ये याद रखना। जेस्पर्सन का संबंध है ऑडियो लिंगुअल मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन पहले भी ग्रेड वाले एग्जाम में, ग्रेड 2 में आ चुका है। तो जेस्पर्सन जो है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड या जिसे हम आर्मी मेथड कहते हैं उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जीटीएम। अब आपको बताना है कि जीटीएम की कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सी है। फर्स्ट है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ग्रामर रूल्स, सेकंड है एम्फेसिस ऑन एक्यूरेसी, थर्ड है नेटिव लैंग्वेज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर ऑल। तो जीटीएम का फीचर बताना है तो यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है रूल्स को, बिल्कुल ठीक है। और एक बात और याद रखना, यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है? डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को सिखाया जाता है। एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे करेक्टनेस पे फोकस करते हैं। यहाँ पे बच्चे की नेटिव लैंग्वेज मतलब जो मदर टंग है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस ना करके मदर टंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑल इसका राइट आंसर डी के साथ हम जाएंगे। इसके अलावा जीटीएम को क्या कहा जाता है? ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है। जीटीएम क्या है? क्लासिकल मेथड है, ये याद रखना है, ठीक है। ये सारी बातें क्लासिकल है, ओल्डेस्ट है, डिडक्टिव तरीके से सिखाते हैं और ट्रांसलेशन हम करते हैं। टीचर केवल किससे सिखाता है? टेक्स्ट बुक से सिखाता है। अच्छा, इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग याद रखना। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है जीटीएम की? वर्ड होती है, यानी शब्द पे हम फोकस ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 23 कहता है कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। स्पीच हैबिट्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हो? सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए स्पीच को डेवलप करने का? तो राइट आंसर हमारा क्या बना कि जब आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। डी हो जाएगा इसका सीधा सा राइट आंसर। आपको स्पीच हैबिट डेवलप करानी है तो आप उनको स्पीच के मौके देंगे ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन को आप करेक्ट कर सके, ओके। चलिए, तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है ना गाइस, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि शेल्डन एंजॉयज रीडिंग सुपर हीरोज कॉमिक बुक्स, ही डिवोट्स 2 hours डेली टू कॉमिक बुक्स ऑन वीकेंड। व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग इज ही इंडल्जिंग इन ड्यूरिंग दैट टाइम। अब आपको बताना है कि देखो सीधी सी बात है, एक लड़का है जो कि कॉमिक बुक, जो सुपर हीरोज की बुक होती है ना कॉमिक वाली, उसको पढ़ता है डेली 2 घंटे। तो ये कौन सी रीडिंग में आएगा? लाउड रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग या होलिस्टिक रीडिंग? तो ये रीडिंग कौन सी है? ये रीडिंग है, देखो वो 2 घंटे पढ़ता है, वीकेंड पे पढ़ता है, यानी वो अपने कहीं ना कहीं किसके लिए पढ़ रहा है? वो अपने एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है ना। तो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है, अपने जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहा है, अपने मजे के लिए, फन के लिए पढ़ रहा है, यानी कि ये कौन सी रीडिंग हुई? एक्सटेंसिव रीडिंग हुई, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या आ जाएगा? आप कोई कॉमिक पढ़ रहे हैं, कॉमिक बुक, ठीक है, चुटकुले की बुक हो गई है ना, जैसे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे हम, या नॉवेल हम पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल बैठ के पढ़ रहे हैं, अपने मजे के लिए पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, जनरल आपको एक ज्ञान लेना है तब आप पढ़ रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई मैगजीन पढ़ना, ठीक है, मैगजीन जब हम पढ़ते हैं तो ये सब आपका एक्सटेंसिव का पार्ट होता है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, जहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, जब हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आपका इंटेंसिव तरीके की रीडिंग हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन 25 देखेंगे कि चूज द टेस्ट आइटम विच इज मोस्ट सुटेबल टू टेस्ट द ग्रामेटिकल एबिलिटी ऑफ अ लर्नर। अगर लर्नर की ग्रामेटिकल एबिलिटी को चेक करना है तो कौन से टेस्ट जो है वो सबसे अच्छे माने जाएंगे? ऐसे टाइप होगा, शॉर्ट आंसर होगा, जनरेटिव होगा, या मल्टीपल चॉइस होगा? तो देखो यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एबिलिटी को देखना है,
तो ऐसे टाइप में नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, ऐसे में तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, आप वहाँ पे राइटिंग एबिलिटी आपकी चेक हो रही है, तो वहाँ ग्रामर का काम इतना नहीं है, ठीक है। सबसे बेस्ट आपसे पूछा गया तो वो होगा मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपको अगर ग्रामेटिकल जानना है बच्चे को कितना आता है, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे तो उससे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में क्या यहाँ गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे। इन दिस मेथड द बेसिस ऑफ टीचिंग इज स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। क्या यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स पे और पैटर्न पे फोकस करते हैं? लैंग्वेज के जो पैटर्न है, जो सेंटेंस का पैटर्न होता है या जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है द स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड। क्या हम स्ट्रक्चर्स को सिलेक्ट और ग्रेड करते हैं? तो मैं ये बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जहां भी आपका सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन आ जाए वो आपका स्ट्रक्चरल से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये भी सही है। थर्ड है कि दे आर प्रेजेंटेड थ्रू क्लासरूम सिचुएशंस, एक्शंस एंड पिक्चर्स। तो ये भी ठीक है कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को। लेकिन जो डी है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी यहाँ पे उसकी नहीं आती है। आपकी यहाँ पे टीचिंग जो है वो फॉर्म फोकस्ड होती है, ठीक है। क्या होती है? फोकस्ड कौन से किस पे होती है? फॉर्म फोकस्ड पे होती है, ठीक है। चलिए, तो डी हो जाएगा इसका नॉट ट्रू। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 27 कहता है कि अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8 टू रीड अ नॉवेल बाय इंडियन ऑथर एंड आस्क्ड देम टू राइट एन एसे गिविंग देयर व्यूज ऑन द नॉवेल। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना। यहाँ कहा गया है कि एक टीचर ने क्लास 8 के बच्चों को नॉवेल को पढ़ने के लिए दिया, ठीक है। पहली बात, हमें पता है नॉवेल को पढ़ने के लिए दिया है, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या कहा ना, उसके बाद ऐसे लिखने के लिए दिया, ठीक है, अपने व्यूज को बताने के लिए दिया। तो कौन सी रीडिंग यहाँ पे होगी? यहाँ पे रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? तो देखो, हमें पता है कि मैंने बताया था कि जहां आप नॉवेल पढ़ते हैं तो वहां आपका एक्सटेंसिव रीडिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटेंसिव के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि टीचर नॉवेल पढ़ाने के बाद बच्चों को ऐसे लिखने के लिए कह रहा है, बच्चों के व्यूज को जानना चाहता है। यानी बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, क्लासरूम के अंदर वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली क्लासरूम के अंदर वो एक ऐसे को लिख रहे हैं, यानी कि ये इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटेंसिव का पार्ट हो जाएगा, इसीलिए, ओके। बाकी एक्सटेंसिव, जहाँ पे बच्चे फन के लिए पढ़ रहे हैं, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, वो आपका एक्सटेंसिव है। जहाँ हम डिटेल तरीके से जहाँ हम पढ़ रहे हैं ना, डिटेल्ड रीडिंग हमारी कौन सी होती है? इंटेंसिव होती है। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग जब आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पढ़ते हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आप पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जब आप पढ़ते हैं तब आपका स्कैनिंग होता है, ठीक है। जब आप एक चीज के लिए स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, तो आपका स्कैनिंग होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या होगा? हमारा सी आंसर राइट होगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द ऑडियो लिंगुअल मेथड। अब आपको पता है ना कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? आर्मी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आर्मी मेथड भी बोलते हैं। उसमें क्या हम नहीं करते हैं? फर्स्ट है डायलॉग मेमोराइजेशन। तो ये बिल्कुल होता है, हम डायलॉग को बार बार मेमोराइज कराते हैं। रिपीटिशन ड्रिल करवाते हैं, बिल्कुल। हम क्वेश्चन आंसर ड्रिल करवाते हैं, ये भी है। बच्चे की हैबिट को आप क्या करते हो? हैबिट फॉर्मेशन करते हैं हम, ये भी बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे डी वाला हमारा नहीं होगा। यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरी, मतलब हम बाइलिंगुअल डिक्शनरी का यूज हम यहाँ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम बेसिकली टारगेट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखेंगे। अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पॉजेसेस, यानी कि एक अच्छी जो इंग्लिश की बुक है उसमें क्या होना चाहिए? रीडिंग मटेरियल होना चाहिए, पिक्चर्स एंड इलिस्ट्रेशंस होने चाहिए, कल्चरल कंटेंट होना चाहिए, या ऑल। तो देखो, यहाँ पर कहा गया एक अच्छी बुक, तो रीडिंग बिल्कुल होता है, रीडिंग होना चाहिए, बिल्कुल होगा। पिक्चर्स होंगे, इलिस्ट्रेशन मतलब जो उसमें दृष्टांत है, जो उदाहरण है वो होने चाहिए। कंटेंट ऐसा हो जो कल्चर से रिलेटेड हो। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ओके। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा आता है।
अ टीचर मेक्स हर लर्नर्स रिस्पॉन्ड टू हर एक्शंस एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट्स। यानी कि ये कौन सा मेथड है, कौन सा अप्रोच है जहां पर टीचर बच्चों को कहती है रिस्पॉन्स करने के लिए थ्रू देयर एक्शन एंड स्पीच। मतलब यहाँ पर आपका एक्शन एंड आपका जो स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये कौन सा है, TPR मेथड है। यानी कि TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो किसने दिया, जेम्स एशर ने। ठीक है, एशर, जेम्स एशर का नाम याद रखना, इन्होंने दिया, जो कि छोटी क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चे बॉडीली मूवमेंट से, मोटर एक्टिविटी से जहाँ पे बच्चा सीखता है। कैसे सीखता है, मोटर एक्टिविटी से बच्चा जहाँ पे सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन अब होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी मैं लैंग्वेज 1 के लिए लाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर अभी जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, अब अपने मार्क्स जरूर बताना। इसके बाद और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आएंगे जो आपकी बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो बने रहिएगा। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कोई सजेशन, कोई भी आपको अगर फीडबैक देना है तो आप दे सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।